हेलो एवरीवन। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो हम कर रहे थे एरर्स, और एरर्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस भी करा दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एरर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज़ 2% और 3%। यानी आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर दे रखा है, किसका, मास और इसका। जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए मैं जो चीज़ें गिवन वो तो लिख देते हैं। तो क्या क्या गिवन है आपको, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 गिवन है। कितना है, तो वो दे रखा है 2%। ठीक है, या 2 लिख लो आप चाहे तो, ये परसेंटेज ही है। और डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, अगर स्पीड का ऐसे शो किया तो हमको 3% या 3 दे रखा है। ठीक है, चाहे तो परसेंटेज। आपको निकालना क्या है, कितना होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एरर निकालनी है, यानी आपको डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 यानी परसेंटेज निकालनी है। जल्दी से पॉज करके सॉल्व कर दें। मेरे ख्याल से अब सॉल्व कर दिया होगा। पॉज करके चलो आगे चलते हैं। तो मुझे पता है डेल्टा के ई इंटू के ई की वैल्यू क्या होती है भाई, डेल्टा एम। पहले तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो जब m की पावर तो 1 है और v की पावर स्क्वायर है, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई इतना हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा m अपॉन एम प्लस और डेल्टा v अपॉन v और इंटू 2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये तो वैल्यू इसकी है, बट मुझे तो परसेंटेज निकालना इंटू 100 चाहिए, तो इंटू 100 यहाँ लगा दिया, और राइट साइड भी इंटू 100 आ जाएगा, तो दोनों को इंटू 100 मिल जाएगा। इधर भी इंटू 100 और इधर भी इंटू 100। क्या आपको ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है आपको कितना, 2%। तो ये 2% और प्लस 2 इंटू 3%, तो कितना हो गया, 2 + 6 8%। तो आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो देखो एक क्या क्वेश्चन दिया है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और उस क्यूबॉइड की आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखे हैं। आपको ये लेंथ दे रखी है, यानी ये लेंथ है और ये उसमें एरर है। ये ब्रेथ है यानी ये बी है और ये उसकी एरर है, और ये हाइट है एच है और ये उसकी एरर है। इधर की आपको परसेंटेज एरर निकालनी है वॉल्यूम में। बहुत ही सिंपल है, एक बार जल्दी से पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए वॉल्यूम में निकालते हैं। और क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वॉल्यूम मतलब मेरे को निकालना है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये निकालना। अच्छा, v का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच होता है। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ डेल्टा v अपॉन बी क्या हो जाएगा, डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h इंटू, बस यही लगाना था। सारी चीज़ें आपको गिवन है, आप बस पुट कर दो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 100 को या तो कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, बस इसको थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये वैल्यूज़ थोड़ी सी गंदी सी है, सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इंटू 100 आपने ये लगा दिया, प्लस डेल्टा बी कितना आ गया, 0.01 अपॉन 8.16 इंटू 100, और प्लस डेल्टा एच कितना आ गया आपका 0.01 अपॉन 3.46 इंटू 100। अब मैं आपके लिए ना वैल्यूज़ आपको पुट करके दे रहा हूँ, आप उसको देख लें। तो वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो लिखें। ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व किया तो 0.1649 आ रहा है ये। ठीक है, और ये आ रहा है 0.1225 प्लस 0.2890। तो फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.58%। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यार ये इतने टाइप के गंदे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आपको नहीं मिलेंगे, इवन स्कूल लेवल पे भी आपकी कैलकुलेशन, देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन देखना जाएगा तो फिर तो वो अबेकस वाले बच्चे सबसे पहले जीत जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा कि आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, वो आपका माइंड देखना चाहता है, आपका लॉजिक। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है, तीनों की पावर 1 है, तो आगे 1 1 1 लग जाएगा, यानी नहीं भी लगाओ तो चलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और ये क्योंकि इंटू 100 है तो इंटू 100 100 100 ऑल लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे हम फाइंड रिलेटिव एरर इज ऑफ जेड, फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ जेड इफ जेड का फॉर्मूला दे दिया रिलेटिव एरर निकालनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो एक ही स्टेप में हो जाएगा। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड, और वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। बस यही करना था, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन के साथ आए हैं, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी x और x का फॉर्मूला दे रखा है a² + b³ इंटू b³ अपॉन c √d। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और a b c d चारों की परसेंटेज एरर दे रखी है, 4%, 3%, 2%, 3%, 1% सबकी। तो कैलकुलेट x की परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालनी है। चलो पॉज करके सॉल्व कर दें सबके सब, आंसर आ गया होगा। चलो 17.5% इसका आंसर होगा। चलिए कैसे सॉल्व किया, तो डेल्टा x अपॉन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा ये रिलेटिव एरर नहीं चाहिए परसेंटेज, तो इंटू 100 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 और प्लस हाफ इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ठीक है, सब में प्लस ही आएगा, कोई डिवाइड में माइनस मत लगा देना। ठीक है, चलो तो ये निकालना है 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ये पूरा का पूरा दे रखा है आपको 4, 3 इंटू 2, ठीक है 3 और हाफ इंटू 1, ये कितना हो गया 8। ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 0.5। ठीक है, तो ये पूरा ऐड किया 14 + 3 17.5%। ठीक है, लल्लू सा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो आ गया हमारे 10th क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस ये जेई में IIT के मेंस में भी आया है 2015 में ही। ठीक है, 4 साल पहले 5 साल पहले ये क्वेश्चन भी आया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, हालांकि इतने नहीं आता है, बट ये तो डायरेक्टली एक्यूरेसी का क्वेश्चन। अब देखो क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम मैंने बताया भी था, एक सिंपल पेंडुलम होता है और उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला है t = 2π√L/g, ये फॉर्मूला बताया था। अब उसमें बताया कि जो उसकी लेंथ है वो उसने एक आदमी ने मेजर की और वो कितनी आई 20 सेंटीमीटर आई, यानी L दे दिया आपको। ठीक है, आपको क्या दे दिया L दे दिया। L कितना दे दिया आपको, L दे दिया 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करूँ ऐसा यूनिट में करूँ तो ये कर देता हूँ। ठीक है 2, ठीक है इतना मीटर, ये इसका L आ गया। और जब उसको नाप रहे थे तो कुछ एरर की भी थी, एक्यूरेसी कुछ गड़बड़ भी आ सकती थी। तो डेल्टा L कितना दे दिया, कितनी है 1 mm, यानी अगर मैं मीटर में करूँ तो 10⁻³ मीटर, ये आ गया। ठीक है, ये आपको उसकी डेल्टा L दे दी। और बोला जब उसको नाप रहे थे, उसका टाइम पीरियड नाप रहा था वो, तो एक घड़ी यूज़ की उसने और देखा जब उसने 100 ऑसिलेशन कर दिए, 100 बार चक्कर लगा दिए, तो उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा उसको 90 सेकंड। 90 सेकंड ये ऐसा यूनिट में ही है। अब जिस घड़ी से वो नाप रहा था वो घड़ी जो है ना वो सेकंड वाली थी, नॉर्मल जो हमारी हाथ वाली घड़ी होती है ना। और हाथ वाली घड़ी में क्या होता है, 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड ही काउंट कर सकते हैं, बीच के मिली सेकंड्स नहीं काउंट कर सकते, या बीच में और पार्ट्स नहीं काउंट कर सकते। तो यानी 1 सेकंड इसमें कितनी गड़बड़ हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है डेल्टा टी, बट आपको डेल्टा टी समझना है, यही डेल्टा टी 1 सेकंड ही है। क्यों, आपकी घड़ी 1 सेकंड में सीधे 2 सेकंड ही दे सकती है, तो बीच का मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, 1 सेकंड की एरर आ सकती है। तो डेल्टा टी भी कितना है आपका 1 सेकंड। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दे दिया। अब आपको बोल रहा है फाइंड द एक्यूरेसी, जी की एक्यूरेसी बतानी है आपको। जी का फॉर्मूला आपको ये निकालना है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। तो जल्दी से ये निकाल दें। ठीक है, कैसे निकालोगे, पहले जी का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, उतार लिए वैल्यूज, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, तो जी निकालते हैं। चलो तो मैं ये मिटा दिया। तो पहले आपको जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले जी का
फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ तो जी का फॉर्मूला थोड़ा था, ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। तो टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2π√L/g। तो एक काम करते हैं, जी जिसका फॉर्मूला बनाना है कम से कम वो रूट में तो नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो इस साइड स्क्वायरिंग किया तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π², 2 का स्क्वायर 4π² L/g, ये हो गया। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जी का फॉर्मूला हो जाएगा जी इक्वल्स टू 4π² L/t²। ठीक है, ये हो गया जी का फॉर्मूला, 4π² L/t²। अब देखो 4π² से कोई मतलब नहीं है, तो अब मेरे को खुद बता दो ΔG/g की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ΔL/L × 100 प्लस 2 × ΔT/t × 100, और सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। मतलब इतना लल्लू क्वेश्चन आपको जेई में मिला था। चलो वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। मैंने सारी वैल्यूज देख ली इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, आपकी बुक में तो कॉपी में लिखा होगा। चलो तो ΔG/g कितना आ जाएगा, ΔG/g इंटू ये इंटू 100 भी, ठीक है, परसेंटेज में निकालना। रिलेटिव एरर भी निकाल सकते थे, कुछ कंडीशन लिखी नहीं है तो वो तो अगर ये एमसीक्यू में आता है तो ऑप्शंस जो दिए होंगे उसको देखिए, अगर परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 कर देंगे, और नहीं दिया है तो फिर आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो निकाल लें। तो बताओ ΔL कितना आया था अपना, ΔL था मेरे ख्याल से कितना था, क्वेश्चन देखना पड़ा, 1m, तो 1m मतलब 10⁻³ और L था 20 × 10⁻² इंटू 100, और यहाँ पे 2 आ गया। ΔT था अपना 1 और T कितना था 90 और इंटू 100। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक 0 से एक 0 कट गया और ये -2 से -1 रह गया। अब एक 1 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो गया 1/2 और ये 10 और ये भी 10, तो यानी ये 10 भी कट जाएंगे। ठीक है, और ये 0 से ये 0 कट गया और ये कितना हो गया 20/9। ठीक है, ये हो गया 1/2, 1/2 कितना हो गया 0.5 और 20/9 कितना हो गया, तो ये 2.2222 हो जाएगा, 2.22। तो अपने पास कितना आ जाएगा 2.7। ठीक है, तो ये 2.7 क्या आ जाएगा अपना ΔG/g, परसेंटेज लगा देते हैं, ΔG/g इंटू 100। ठीक है, तो लल्लू सा क्वेश्चन था, अगर बस आपको कन्वर्ट करना था, जिसका फॉर्मूला था उसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये एक यंग मॉडुलस दे रखा है फॉर्मूला एक ब्रिज का। ठीक है, अभी यंग मॉडुलस क्या होता है ये हम सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कुछ फॉर्मूला डिपेंड करता है m, ठीक है, मास पे, g ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन में, l लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है, d डायमीटर हो गया और l होती है उसकी ये वाली लेंथ, 2 लेंथ है, लेंथ और विड्थ 2 चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है, इस तरीके से पाई कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, इन चीज़ों पे। अब आपको ये निकालना है कि भाई y में कितनी मैक्सिमम एरर आएगी, परसेंटेज एरर निकालनी है। और दूसरा आपको ये इनकी वैल्यूज़ भी दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, d की, g की और l की दे रखी है। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये निकालना है कौन सी क्वांटिटी इन सब में से सबसे ज़्यादा एरर क्रिएट करेगी। अब देखो बच्चे सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि भाई इसमें ΔL ΔM ये सब तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला सब में दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। कैसे, जब ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो जो उनका लीस्ट काउंट होता है, जो मिनिमम वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वही होती है उनकी एरर। जैसा भी बोलते ना घड़ी वाले में 1 सेकंड वो मिनिमम कैलकुलेट कर सकती थी, तो बताओ इसमें ये वैल्यू मिनिमम कितनी है, ये 2.890 यानी 0.001 तक कैलकुलेट कर सकता है ये। तो सॉल्यूशन में हम ध्यान देंगे कि ΔL कितना आ जाएगा 0.001। भाई इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 2.891, ये वैल्यू होगी, यानी 0.001 ऐड एक्स्ट्रा है, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। बताओ मास का ΔM कितना हो जाएगा, मास का ΔM हो जाएगा 0.01, क्योंकि इसके बाद 3.00 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3.01। समझ में आ रहा है, क्लियर। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 2 0 लगा के 3 डिजिट में का नंबर चाहिए आपको, यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 डिजिट में ये लगा दोगे। चलो बताओ ΔD कितना होगा, तो ΔD कितना हो जाएगा 0.001,
डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी को 0.01 और डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.00। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, डेल्टा जी यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करेंगे। पहली चीज़ बताओ, जी तो एक कांस्टेंट है ना, तो क्या कांस्टेंट आएगा क्या हमारे फॉर्मूले में? कांस्टेंट तो फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी मिस्टेक करेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी भी लगा देंगे, वो नहीं लगाना है, तो इसलिए मैं डेल्टा जी लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा एल कितना आ गया आपके पास 0.001, ठीक है। तो डेल्टा एल भी आ गया, ये सब आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 किसके बराबर आ जाएगा, चलिए बताएं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 पहली चीज, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। समझ में? डेल्टा जी नहीं आएगा, मैक्सिमम बच्चे पहले तो यही नहीं समझ पाते कि डेल्टा एल डेल्टा एम ये सब आए कैसे निकालेंगे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लीस्ट काउंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल दोगे आप, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि भाई ये सब तो एक चीज़ हो गई, बट जी को इंक्लूड कर देता हूँ, वो नहीं करना है, ध्यान रखना जी एक कांस्टेंट है, वो जैसे 4 पाई कांस्टेंट है वैसे जी भी कांस्टेंट है, तो उसको नहीं लेना। अब ये वैल्यूज डाल देते हैं, ये सब वैल्यूज हैं, देखो एल वेल ये सब भी गिवन था और ये भी गिवन था, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। एम डेल्टा एम हो गया आपका 0.01 और अपॉन 3 इंटू 100, डेल्टा एल कितना आ गया आपके पास 0.001 अपॉन 2.89 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी कितना है 0.001 अपॉन 0.082 प्लस डेल्टा एल है 0.001 अपॉन 0.087 इंटू 100। अब देखो वही चीज़ मैं वापस बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूँ अब, तो कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू को कैलकुलेट करना आपको जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया क्या चीज़ लेनी है, डेल्टा एल कैसे लेना है, जी को नहीं लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इक्वल्स टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.0033, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट 0.0003, ठीक है। नेक्स्ट 0.0244 और प्लस 0.0115। अच्छा इंटू 100 पहले कॉमन निकालने के बाद ये किया, ये 100 को बाहर निकाल दिया तो ये वैल्यूज आ रही, ठीक है। चलो तो इन सब का एडिशन किया तो आपके पास आ जाएगा 0.0395 इंटू 100, यानी आपके पास 3.95%, ये आ जाए, ठीक है। ये आंसर है आपका, क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज़ और पूछा था कि मेंशन करो वो फिजिकल क्वांटिटी जो एरर में सबसे ज़्यादा जिसका मतलब हाथ है, ठीक है, जिसका जो आपने सबसे ज़्यादा जिसने अपना इन्वॉल्वमेंट है इसमें मैक्सिमम एरर देने का। तो बताओ सबसे ज़्यादा एरर किस में आ रही है, इस वाले में, इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाला, और ये वाले वैल्यू किसकी है, डी की, ठीक है। तो लिख लें, ठीक है। क्या पूछा था, कॉज मैक्सिमम विच फिजिकल क्वांटिटी कॉज मैक्सिमम एरर, तो लिख लो डायमीटर, डी फॉर डायमीटर है ना, डायमीटर कॉज मैक्सिमम एरर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए जनरली क्लासेस जब हमारे स्टार्ट होगी तो हम इतनी एक एक क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर पाएंगे, वीडियो लेक्चर्स में भी यही फ़ायदा है, ठीक है। क्लासेस में हमारे पास लिमिटेशन रहती है, टाइम लिमिट रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास लगेगी और काफ़ी दिक्कत होती है। अभी तो क्या है, एक साथ 2 क्लासेस भी देख सकते हो, 3 क्लासेस भी देख सकते हो, बट आगे ये प्रॉब्लम नहीं, इसलिए थोड़ी क्लासेस थोड़ी लंबी हो रही हैं, ठीक है। हालांकि वो भी जैसा भी मैं पॉज करके क्वेश्चन नोट करता हूँ, क्लासेस में तो पॉज नहीं करना पड़ेगा, आप क्लास में बैठे रहोगे, मैं लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, तो उसको यूज़ करें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, प्लस आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो वो होमवर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि आप होमवर्क को मिस कर दें, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए, तो अब हमारी तरफ से कुछ नहीं करना है, नहीं आपको भी करना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ आगे हम करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। सिग्मा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, ठीक है, और उसका फॉर्मूला दे रखा है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया अपॉन एल इंटू आर, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो मतलब सिग्मा ही, ठीक है। सिग्मा एल अपॉन आर, एल अपॉन ए, रो एल बाई ए। तो रो का सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, ये दे दिया आपको, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आपको इसका ये फॉर्मूला निकालना है। चलो अब इसका एरर निकालना है। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, सॉल्व कर लें। तो बताइए सिग्मा डेल सॉल्यूशन मेरे ख्याल से सॉल्व कर दिया होगा। आंसर आ रहा होगा आपका ऑलमोस्ट 18% के आसपास, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, पॉज खोल लो आप, ठीक है। अब देखिए, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो पाई तो वो कांस्टेंट है, उसकी तो वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। तो 2 तो 2 हो गया, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर की वैल्यू, अब ऐसा यूनिट में करो चाहे नहीं करो, वो ऐसे भी कट जाएंगे। अगर मैं इसको मीटर में भी कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻2 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों ही कट जाएंगे 10⁻⁻2। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा यूनिट में नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0.02 अपॉन 0.26 इंटू 100 प्लस आर में कितना हो जाएगा? 1/32 इंटू 100 प्लस 0.01 अपॉन 78 इंटू 100। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख लेता हूँ आपके लिए। ये वैल्यू आ जाएगी 0.15 विदाउट 100, ये मैंने किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किए हुए। 100 अगर कॉमन ले लिया, यानी सीधे ही कर लो, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 3 और ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0.1%, ठीक है, 0.01%, ये 0.01 ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फाइनली ये जो आंसर आ जाएगा ये 18.01%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। चिंटू क्वेश्चन, तो चिंटू क्वेश्चन को निपटा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा और ये हमारा एरर खत्म हो गया आज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो कि सीरीज में लगाए पहले और फिर पैरेलल में लगाए। रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों दे दिए। R1 है 4 ओम और 0.5 उसका एरर है, और R2 में भी 16 ओम है और उसका एरर कितना है? 0.5, सेम एरर है। जब सीरीज में लगाएंगे तो बताओ इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा। पिछले साल हमने पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट को मैं समझाऊंगा तो ढंग से ध्यान देना। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो R1 की वैल्यू हमको दे रखी है 4 और डेल्टा R1 कितना दे रखा है? 0.5, ठीक है। और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 16 और डेल्टा R2 भी कितना दे रखा है? 0.5, ठीक है। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और आपको डेल्टा, आपको R निकालना है, पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में। चलो देखें इसको। तो देखो सीरीज में तो हमको पता है कि R क्या होता है, R इक्वलेंट या R जो रिजल्टेंट है वो कितना होता है? R1 प्लस R2 से मिल जाएगा। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा भाई? 4 + 16 यानी 20 ओम। बट जब मैं लिखूंगा इसको प्रॉपर फॉर्म में तो इस R इक्वलेंट का आपको डेल्टा R इक्वलेंट भी चाहिए होगा। तो डेल्टा R इक्वलेंट भी आपको पता है, जब R1 प्लस डेल्टा R2 ही होता है जब एडिशन होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा R इक्वलेंट हो जाएगा 0.5 + 0.5 यानी 1। तो जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो R जो आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे R इक्वलेंट प्लस डेल्टा
प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वलेंट लिखोगे, तो आर इक्वलेंट तो आपका आ गया 20 और प्लस माइनस अच्छा 1। बट ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं, आपको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन में ये था परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। ये तो मैंने दो तरीके से बताया था ना, एक तो आपका क्या होता है जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिख सकते हो और एक परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज भी निकाल देते हैं, यानी परसेंटेज मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो डेल्टा आर आपका 1 आया, आर कितना था आपका 20 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 5%। तो इसको हम लिख लेंगे 20 प्लस माइनस 5। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज जरूर लगा देना ताकि पता चल जाए परसेंटेज एरर। और ये किस में है आपकी ओम में। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जो कुछ पोर्शन जो इसमें आ रहा है वो आपके कोर्स में अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं बताऊंगा तो आधों के दिमाग ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें समझने की, जिन्होंने जो 12th पास आउट है वो अगर देख रहे हैं इस लेक्चर को तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जिन्होंने नहीं आता है वो उनको दिक्कत होगी। अब देखो सेकंड पास अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट किसके बराबर हो जाता है 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ठीक है। चलो वैल्यूज डाल देते हैं R1 और R2 की। तो आर इक्वलेंट निकाल लो, तो 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4, तो आर इक्वलेंट हो जाएगा 16 इंटू 4 अपॉन 16 प्लस 4। ये मैंने पहले एलसीएम ले लिया। देखो मैंने क्या किया 16 इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 16, ये तो हुआ 1 अपॉन आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 तो ऊपर और 16 प्लस 4 नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 इंटू 4 अपॉन 20, ये आ गया 5, तो ये कितना आ गया 3.2। तो ये तो हो गया आर इक्वलेंट। जल्दी से उतार लें क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट चीज़ लिखने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ मिटा रहा हूँ मैं आर। अब डेल्टा आर इक्वलेंट चाहिए आपको पैरेलल के केस में, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं। वो निकालने के लिए आपको एक कंडीशन मैं अभी तो लिख रहा हूँ, आप वो अभी लिख लें और फिर समझते हैं वो कैसा आया। तो वो लिखे आप, तो ये लिखे डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर बराबर होता है डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इससे ही आए ये, इस रिजल्ट से आए। अभी कैसा है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये किससे आए डिफरेंशिएशन से आया, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हमको आता नहीं है तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज ही होंगे, बट नॉर्मल डिफरेंशिएशन से है, ठीक है। किसके डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है। देखो अगर मैं ये लिखता हूँ x की पावर n, ये डिफरेंशिएशन कुछ चीज़ होती है, ठीक है। x की पावर n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ और नीचे भी dx लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, ठीक है। ये होता है, यानी मैंने पूछा डिफरेंशिएशन बताओ एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2 तो आगे आ जाएगा और x की पावर जो भी थी उससे एक वैल्यू कम कर दो 2-1, यानी कितना हो जाएगा 2x। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन भी मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर मैंने बोला x की पावर 10 का तो वो कितना हो जाएगा 10x की पावर 9, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब मान लो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर अब एक चीज़ समझते हैं, एक और डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स मतलब x की पावर -1, यानी ये किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ देखो x की पावर -1 का कर रहा हूँ। तो क्या होगा -1 तो आगे आ जाएगा और x की पावर -1 यानी -1 अपॉन ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलो ये भी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं ही लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा है x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ठीक है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई और ये कितना हो जाएगा डी जेड।
ऐसा होता है। जैसे अगर मान लो ये ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब लिखा है अपने को, पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx, ठीक है, 2x dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और एक dx और लग जाएगा, बस ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा और वो सोचेगा डायरेक्टली लिख दिया। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y dy, और z का क्या होगा? 3z स्क्वायर dz। समझ में आ रहा है? अभी बता ना, z 3 आगे आ जाएगा z स्क्वायर, और d जो भी लिखा हुआ है उसको आगे d और लगा दो। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, और अगर ये वाला अगर किसी को समझ में आ गया, देखो जिसको नहीं भी आ रहा ना वो डायरेक्टली ये तो रटील है। अगर मैंने लिखा है 1/x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/z, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या x की पावर -1 है ना, ये क्या y की पावर -1, और ये क्या है z की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x स्क्वायर dx, -1/x स्क्वायर कराया था मैंने, आप पीछे वाला एग्जांपल देखना, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, इसका -1/y स्क्वायर dy, और इसका -1/z स्क्वायर dz। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, माइनस कॉमन लेके अगर मैं कट कर दूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा? dx/x स्क्वायर इक्वल्स टू dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और d मतलब इसको डेल्टा की तरह लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं Δx/x स्क्वायर Δy/y स्क्वायर प्लस Δz/z स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। ये सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे x क्या है? 1/r, और y क्या है? r1, और ये r2। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इससे क्या हुआ? Δx/x स्क्वायर Δy/y स्क्वायर Δz/z स्क्वायर। तो इधर भी मैंने क्या लिख लिया? Δr इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट का स्क्वायर प्लस Δr1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस Δr2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ऐसा है। अब ये क्योंकि डिफरेंशिएशन है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, और जनरली बच्चे वैसे ही नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स पास आउट है, 11th पास आउट है, ड्रॉपर्स हैं या 12th पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई ये इससे ये रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, आपको भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जब डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, बट अभी आप ये उतार लेना, ठीक है, ये रिलेशनशिप, ठीक है, कैसा आया, और प्लस ये अब आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली याद रख लो। अब मुझे तो डेल्टा आर इक्वलेंट चाहिए था, तो वो क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट का स्क्वायर डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर देते हैं। डेल्टा आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट कितना आया था? 3.2 आ गया था। r1 मेरा शायद 0.5 था, और ये मेरा कितना था? 4 था, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 0.5 था, और ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इतनी कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, मैं देख लेता हूँ फाइनली कैलकुलेशन, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा आर इक्वलेंट आ जाएगा 0.34 ओम। ठीक है, 0.34 ओम। अच्छा, ये राइट वाला आपने मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके कॉपी कर ले। तो राइट वाला मैं मिटा देता हूँ, तो 0.34 ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पेपर में क्या करते हैं टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, वो चाहते नहीं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो गड़बड़ करेंगे। यही एक गड़बड़ करने वाला क्वेश्चन था अभी तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, तो मैंने बोला कि भाई चलो ये चीज़ तो आ गई, बट मुझे तो परसेंटेज में एरर लिखना है। मेरे को तो ये लिखना है आर इक्वलेंट प्लस डेल्टा आर इक्वलेंट। अब आर इक्वलेंट भी आ गया, आर इक्वलेंट 3.2 था, और डेल्टा आर इक्वलेंट कितना आ गया? 0.34, दोनों आ गए। बट मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो पहले मेरे को निकालना होगा परसेंटेज में डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इंटू 100, तो परसेंटेज में एरर आ जाएगी। तो 0.34 अपॉन
3.2 इंटू 100 और इसको सॉल्व करूँगा तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 10.625, ठीक है, जिसको डिवाइड करेंगे। अब तो फाइनली मैं लिख लेता हूँ, मुझे क्या लिखना है, मुझे आर इक्वलेंट प्लस डेल्टा आर इक्वलेंट लिखना है, तो मैं लिखूँगा जो मेरा रिजल्ट आएगा 3.2 प्लस माइनस 10.625% ओम। ये आ गया पैरेलल के केस में, ठीक है। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने भी क्वेश्चन है लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लें, और भी इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप चाहो तो देखो सारे प्रॉब्लम्स मैं वैसे तो करा दूंगा, बट कोशिश करो कि आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को वो क्वेश्चंस लिख दो जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा फालतू में, ठीक है। आप इजी क्वेश्चन कराने लगूंगा, आपको भी लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा, जो आपको आते हैं सारे क्वेश्चन दूंगा। तो अभी जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, जो भी लेक्चर मैंने कर दिया है, आप उसमें उसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं आपको, जैसे 15 के आसपास मैंने दिया था जिसमें फॉर्मूले डिराइव करने थे, और 10 क्वेश्चन के आसपास 11-10 क्वेश्चन थे जिसमें आपका क्या था, जो आपका नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन था, और अभी भी इसमें भी कुछ 15-20 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। तो हर वीडियो के एंड में आप वो क्वेश्चंस डाल दें, तो मैं जो नेक्स्ट जो एक लेक्चर बनाऊं आपकी प्रॉब्लम्स से वही लूं, ठीक है, जिसको जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। और ऐसे भी नहीं पूरा क्वेश्चन डालना, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 जितने डाल सकते हैं। जैसे किसी को 8 क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूरी लिस्ट डाल दें, फर्स्ट में 8th, 12th, 16th, 5 जो भी हैं, ठीक है। फिर सारे जो भी क्यूमुलेटिव जो क्वेश्चंस मेरे पास मिलेंगे वो क्वेश्चंस हम प्रॉब्लम में कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा एरर भी खत्म हो गया। अब एक सिग्निफिकेंट वैल्यू और वो पैरेलैक्स मेथड बचा है। ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर और बचे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और मोशन इन 1D करेंगे। डिफरेंशिएशन मैं पहले ही बता दिया है कि मैं मोशन इन 1D जब मैं करा रहा हूँ उसी के बीच में करेंगे। कुछ मैथमेटिकल टूल सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आप बोलोगे तो पिछले साल ही पढ़ी थी, बट उससे थोड़ी सी अलग लेवल की। और मैथ्स के जो बच्चे हैं उनका तो 3rd चैप्टर ये, तो उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखें, प्लस लॉग डायरेक्टली मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी कोई चैप्टर नहीं है, बट उनको यूज़ होता है। तो लॉग मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों जब मोशन इन 1D चल रहा होगा उसी के बीच में मैं लेके आऊँगा, और वो कम से कम 10 से 15 क्लासेस तो 10 क्लासेस तो वो भी चलेगा, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, ठीक है। तो जब वो दोनों कर लेंगे हम, तो फिर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उस टाइम। और घबराना नहीं है कि जब तक आपका ये छुट्टियाँ जब ख़त्म होंगी जुलाई से पहले, तो आपका बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कवर हो चुका होगा। और बहुत बेसिक्स है, जिनको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि जनरली बच्चों को दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। जनरली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही बच्चों को दिक्कत करता है, ख़ास तौर पे इंटीग्रेशन ज़्यादा करता है। तो कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही आप बहुत इजी तरीके से कर लो और अच्छे क्वेश्चंस कर लो। इवन आप ये मान के चलो कि मैथ्स वाले बच्चों का तो इतना डिफरेंशिएशन करा दूंगा मैं कि उनको 11th में 12th में उनको डिफरेंशिएशन में 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो 12th के भी, ठीक है, हालांकि 11th में भी उनके। और बायो वाले बच्चों को तो अभी सीखना ही है। और बायो वाले बच्चे बार बार इस वीडियोस को देखते रहना, डिफरेंशिएशन वाले, इंटीग्रेशन वाले। वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा यही है कि आप बार बार उसको देख भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू।